नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बेस्ट की ये बसें हैं जो कि मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कहलाई जाती हैं। देर रात भी आप देखिए किस तरह से बस में लोग यहां पर चढ़ते हुए यात्रा करते हुए 35 लाख लोग मुंबई में रोजाना बेस्ट की बसों से सफ़र करते हैं। लेकिन अब ये सफ़र महंगा होगा। पूरी खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं शो की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह से पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढा जा रहा है। महाराष्ट्र में 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं और जो कम समय के वीज़ा पर रह रहे हैं उन्हें ढूंढकर उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। 27 अप्रैल तक का वक्त दे दिया गया था। किस तरह से इनकी तलाशी की जा रही है और किस तरह से इनके देश भेजने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र सरकार की ये मुहिम पर पारस दामा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कम समय के वीजा पर आए पाकिस्तानियों की संख्या पहले 250 के करीब सामने आई। जब इसकी बारीकी से जानकारी निकाली गई तब सामने आया कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने लंबे समय के वीजा के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उनको बाहर भेजने के लिए कंप्लीट ट्रैकिंग चल रहा है। इसका कंप्लीट आंकड़ा जल्दी ही पुलिस आपको देगी। मूल रूप से कंफ्यूजन इसलिए कई बार क्रिएट होता है कि जो पाकिस्तानी नागरिक यानी सिंधी समाज के हिंदू लोग लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर यहाँ पर आए हैं, वो लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसलिए उनको इस आदेश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हैं, ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो है, इनको 48 घंटे में देश निकाला करना था। उसके लिए महाराष्ट्र ने पूरे तरीके से अपना फर्ज निभाया है। कई ऐसे लोगों के नाम भी इस लिस्ट में थे जो आए तो थे दूसरे राज्य के लिए, उनका पाकिस्तान के लिए आना जाना मुंबई से ही हो रहा था। महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों ने भी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अर्जी दे रखी थी, उनको वापस भेजने का निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से नहीं था। इसलिए महाराष्ट्र में रह रहे पाकिस्तानी लोगों की संख्या बाद में घटकर 18 रह गई। इन 18 लोगों में 2 मुस्लिम समाज से हैं, जबकि बाकी 16 हिंदू हैं। हालांकि इन 18 में से 4 पाकिस्तान भी जा चुके हैं, 2 मुस्लिम और 2 हिंदू। बाकी 14 लोगों के जाने के टिकटों की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस के पास मौजूद है, जो अगले 2-3 दिनों में भारत छोड़ देंगे। जिन 107 पाकिस्तानी लोगों के गायब होने की जानकारी सामने आई थी, उनके बारे में महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई लोग 50 या फिर 60 के दशक में महाराष्ट्र आए थे। तब रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। जो लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर की या तो मौत हो गई या फिर वो बाद में रिकॉर्ड पर आ गए। इसलिए महाराष्ट्र में बिना जानकारी के कोई भी पाकिस्तानी नहीं रह रहा है। इस वक्त लॉन्ग टर्म वीजा पर 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्र में हैं, जिनमें से ज्यादातर सिंधी हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम लोगों की संख्या 300 के करीब है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र में भी एजेंसियां और महाराष्ट्र पुलिस सतर्क है। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पाकिस्तानी महिला गजाला बेगम को अपने हिंदुस्तानी पति को छोड़कर जाना पड़ रहा है। 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी और उसके बाद से अपने पति के साथ ही पुरानी दिल्ली में रह रही हैं। इनसे बात की हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने सभी पाकिस्तानी वीज़ास को निलंबित कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के पुलिस भवन में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को बुला करके उनके वीज़ा की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर गजाला बेगम है, जो खुद पाकिस्तानी है लेकिन उनके पति हिंदुस्तानी है। आइए दोनों से बात करते हैं। गजाला जी, ये बताना चाहिए कब आप लोगों की शादी हुई, कब आप भारत आई? क्या सर, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रह रही हूँ। तो अभी पीछे से जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो हमें पीछे से कहा गया कि आप लोगों को यहाँ से यानी मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना एग्ज़िट लेटर लेकर, मेरी कल की तारीख है, मैं यहाँ से आज रवाना हो जाऊँगी। आपने कोशिश की उनसे मांगने की कोई मोहलत मिल जाए, कोई बढ़ जाए? नहीं, कोई मोहलत नहीं थी। जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की जो बताया गया था कि आपको अभी निकलना है इन तारीखों के अंदर, तो बेहतर यही था कि जब आना है वापस
तो सही तरीके से, लीगल तरीके से ही जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और क्या बोला गया है, कब वापस आप आ सकते हैं? अभी इसका हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, बस यही कहा गया है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सही हो जाएंगे तो फिर आप लोग दोबारा से वीज़ा लेकर आ सकते हैं। अभी आपको कब जाने के लिए बोला, कैसे जाएंगे आप? मैं सर आज एग्ज़िट लेटर मुझे मिल गया है, मैं आज रवाना हो जाऊंगी और कल मुझे बॉर्डर पास करना है। आपके परिवार में कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मेरे शौहर हैं, मेरे इनके वालिद साहब हैं, वालदा हैं। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। नहीं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जी, आप बताइए, आपकी पत्नी फ़िलहाल वापस जा रही है, 3 साल से आप लोग साथ थे, शादी आपने की थी, लेकिन कुछ हालात इस समय ऐसे हो गए हैं पूरे दोनों देशों के बीच में कि जाना पड़ रहा है, तो कैसा आपको दुख तो लग रहा होगा? दुख तो है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, टेंशन है। फिलहाल तो ये है कि इनको भेजना बेहतर ही बहुत। आप कल साथ जाएंगे? जी, कल साथ जाऊँगा, मैं इन्हें छोड़ कर आऊँगा। आप भी खुश तो बिल्कुल नहीं होंगी, बहुत मुश्किल से जा रही हैं। बहुत तकलीफ हो रही है रात में। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार बहुत ही दुखी है, क्योंकि शादी उन्होंने हिंदुस्तान में की है, उनके पति जो है वो भारतीय है, लेकिन इन्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा। इनके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तानी वीज़ा है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि कब इन्हें दोबारा से हिंदुस्तान में वीज़ा बनाने का मौका मिलेगा और ये वापस अपने पति के पास आ पाएंगे। तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी भारत में आपको देखने को मिलेगी और दोनों ही मुल्कों में इस तरीके की कुछ तस्वीरें आपको भी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय लगातार जो मुस्लिम शख्स भारत में रह रहे हैं उनको पूछताछ के लिए, उनके दस्तावेजों की छानबीन के लिए उन्हें लगातार दिल्ली के पुलिस भवन में बुलाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें देखा जा रहा है कि किसके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, किसके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है और उसके हिसाब से उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा भी जा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी हरी शर्मा और कैमरा सहयोगी पूजा आर्य के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। तो ये लाल रंग की बसें जो आप देख रहे हैं, इन्हें बेस्ट की बस कहा जाता है। मुंबई के लिए दूसरी लाइफ लाइन है। मुंबई लोकल के बाद 35 लाख लोग रोज़ाना इसे सफ़र करते हैं, लेकिन अब जो सफ़र है वो महंगा हो चुका है। जिस सफ़र के लिए लोग 5 से 6 रुपए देते थे, उन्हें अब 10 से 12 रुपए देने होंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, किस तरह से आर्थिक तंगी से बेस्ट की बसें गुजर रही थी, हम आपको सुजाता द्विवेदी की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुंबई में रोज सफर करने वाले 31 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बड़ा झटका। बीएमसी ने बेस्ट बसों के न्यूनतम किराए को दोगुना करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। गैर एसी बसों का किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए और एसी बसों का किराया 6 से 12 कर दिया जाएगा। हालांकि अंतिम मुहर MMRTA को लगानी है। BST की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डे बाय डे काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। उस पैसे से मुंबईकर को और ज़्यादा बेटर सर्विसेज देने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लीट है ये काफ़ी कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो ओन बसेस है वो बसेस दिन बे दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन उनके जगह पे हम प्राइवेट जो ऑपरेटर्स है हमारे, उनकी तरफ से हम नए इलेक्ट्रिक एंड AC बसेस मुंबईकर के सेवा में हम ला रहे हैं। इस फैसले से लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि बढ़े हुए किराए से यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। 100% बढ़ाना ये ठीक नहीं है ना। हाँ, तो 50% चलेगा तो चलेगा, कोई वो बात नहीं है। क्या कर सकते हैं, मजबूर बढ़ाएंगे तो देना ही पड़ेगा। महंगाई इतनी है तो घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ये बताइए। रोजाना 31 लाख लोग बेस्ट बस की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। AC बस से लेकर नॉन AC बस, मंथली पास से लेकर वीकली पास, बेस्ट बसों की दरें अब बढ़ने वाली है। ऐसे में बीएमसी ने फैसला किया कि बेस्ट के इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए बिन टिकट्स का दाम बढ़ाना जरूरी होगा। देखना होगा कि क्या सच में टिकटों का दाम बढ़ाने से बेस्ट का आर्थिक संकट और जोखिम खत्म होता है और साथ ही इसको लेकर आम नागरिकों में क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन अर्जुन चिकले के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। और मुंबई में रैपिडो और ओला जैसी कंपनियों ने सरकार की अनुमति मिले बिना ही बाइक टैक्सी शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने आदेश 21 अप्रैल को जारी किया था। अब तक कंपनियों के पास कानूनी लाइसेंस नहीं है, फिर भी ऐप पर धड़ल्ले से बुकिंग जारी है। तो किस तरह से सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है, ड्राइवरों को जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं दी गई है, इस पर हम आपको हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस नंबर प्लेट को ध्यान से देखिए। ये कोई आम बाइक नहीं, बल्कि एक टैक्सी है। कुछ ही सेकंड में बुकिंग और कुछ ही मिनटों में राइड शुरू।
कम किराया और तेज सफर की वजह से बाइक टैक्सी का चलन मुंबई जैसे महानगरों में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना सरकारी इजाजत के दौड़ती इन टैक्सियों पर कार्रवाई कब होगी। मैं हर दिन खार से टाउन की तरफ आती हूँ, लेकिन बीच में एक दिन मुझे नोटिफिकेशन आया रैपिडो और ओला दोनों की तरफ से कि बाइक टैक्सी शुरू हो गई है, तो इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल करना सही समझा। मैंने बुक किया और बाइक आ भी गई। बहुत अफोर्डेबल था तो मैंने उससे राइड करना पसंद किया। लेकिन बीच में मुझे एक खबर मतलब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि अभी तक इसे गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है, जीआर आया है लेकिन वो सिर्फ ई बाइक्स के लिए आया है। तो मेरे मन में सवाल उठा था। हालांकि राइड्स अच्छी होती है, अफोर्डेबल होती है, बट सवाल ये है कि बीच में बैरिकेडिंग के लिए कुछ नहीं है। एज अ फीमेल मैं अपनी सुरक्षा के लिए ये चाहूंगी कि बीच में कुछ बैरिकेडिंग्स हो ताकि हमें भी सिक्योर फील हो सके। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी कहना है कि बिना लाइसेंस बाइक टैक्सी गंभीर समस्या बन गई है। रैपिडो के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं और जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे सरकार ने बाइक टैक्सी के लिए नियम तय कर दिए हैं, जिन्हें जल्द लागू किया जाएगा। हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, खास कर रैपिडो के बारे में कि उन्होंने इनके पास में लाइसेंस नहीं है और फिर भी वो चला रहे। हमने भी देखा उनका ऐप है, वहाँ पे बुक हो रहा है, तो हमने साइबर में इसके बारे में कंप्लेंट किया है और जल्दी हम उनके बारे में एफआईआर भी रजिस्टर करेंगे। आज की परिस्थिति यह है कि ताकि कैबिनेट का ये फैसला हुआ है लेकिन इसके अभी तक रूल बने नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे हमने केवल ई बाइक को परमिशन दी है। तो आप सब जो ई बाइक के ओनर रहेंगे, बाद में वो अपना एग्रीगेट करेंगे, उसे लाइसेंस मिलेगा और तभी ये टैक्सी चला सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने रैपिडो को बड़ा झटका देते हुए ये साफ किया था कि जब तक सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए नियम नहीं बन जाते तब तक ये बाइक टैक्सी नहीं चल सकती। साथ ही कोर्ट ने सरकार और परिवहन विभाग को ये आदेश दिया था कि जल्द से जल्द नए नियम बनाए जाए और जब तक ये नए नियम नहीं बनते तब तक इन बाइक टैक्सी को चलने से इन पर रोक लगाई जाए। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रैपिडो जैसी कंपनियों द्वारा ये बाइक टैक्सी चलाई जा रही है। हमने इस मुद्दे पर रैपिडो और ओला से भी प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन करोड़ों का कारोबार करने वाली इन कंपनियों ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक से टैक्सी सेवा चलाई जा सकती है। एग्रीगेटर के पास कम से कम 50 बाइक होना जरूरी होगा। सभी बाइक एक रंग की होंगी और उन पर बाइक टैक्सी लिखा होना अनिवार्य है। ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ बैज होना चाहिए। चालक की उम्र 20 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। एक बाइक पर एक ही यात्री सफर करेगा और इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं होगी। महिला यात्रियों के लिए सेपरेशन पार्टीशन जरूरी होगा। बाइक में जीपीएस, इमरजेंसी बटन और रेन कवर अनिवार्य होंगे। किराया आरटीओ तय करेगा और अधिकतम सफर 15 किलोमीटर तक ही सीमित होगा। वहीं परिवहन संगठनों की मांग है कि अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सियों पर कार्रवाई के लिए विशेष दस्ते तैनात किए जाए। ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी ने मुंबई शहर में अपना काम शुरू कर दिया है। ये सीधे सीधे जो जीआर नोटिफिकेशन सरकार का है और जो गाइडलाइंस परिवहन आयुक्त ने दी हुई है, इसकी उल्लंघना है, वायलेशन है। और स्पेशल स्क्वाड डिप्लॉय करके ये जो ऑपरेशंस हैं बाइक टैक्सीज के, इनको रोकना चाहिए और जो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर करनी चाहिए। मुंबई की सड़कों पर अवैध तरीके से धड़ल्ले से चल रही ये बाइक टैक्सी अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। देखना होगा कि सरकार कैसे इन पर नकेल कसती है। मुंबई जैसे महानगरी में स्मार्ट मोबिलिटी का होना एक बड़ी आवश्यकता तो जरूर है, लेकिन क्या इन्हें नियमों को ताक पर रखकर बनाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत और अर्जुन चिकले के साथ सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने विंग कमांडर शिलादित्य बोस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपील की थी कि हत्या के प्रयास का मामला खारिज किया जाए। कोर्ट ने इनकार कर दिया। मामला ये रोड रेज का है जिसे विंग कमांडर ने भाषा के विवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। विकास कुमार नाम के एक बीपीओ कर्मचारी के साथ मारपीट करते विंग कमांडर शील आदित्य बोस का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही मामला पलट गया।
जहां पहले बीपीओ कर्मचारी कटघरे में था, वहीं अब विंग कमांडर घिर गए। पुलिस ने दूसरी धाराओं के साथ साथ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया, जिसे विंग कमांडर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर खारिज करने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस विंग कमांडर के खिलाफ न्याय संगत तरीके से पेश आए, उन्हें सीधे गिरफ्तार न करे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने से पहले विंग कमांडर शील आदित्य बोस ने अपने कार के डैशबोर्ड कैमरे की फुटेज दिखाई, जिसमें उनके जख्म साफ दिख रहे थे। उनका आरोप था कि बाइक सवार गलत ढंग से बाइक चला रहा था। बहस हुई और चूंकि वो कन्नड़ा नहीं जानते, इसलिए उनके साथ बाइक सवार विकास कुमार ने मारपीट की। पुलिस ने विंग कमांडर को जांच में शामिल होने का सम्मन भेजा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए सोमवार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई। भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने 40% ऑफलाइन और 60% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबरपुर में लगी लंबी लाइनें। सुबह 7 बजे जैसे ही 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, भीड़ लग गई। अब तक 10,000 के करीब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि 21 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम लोग 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। जो सुविधा यहाँ पे सरकार दे रही है वो कैसी लग रही है आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहाँ जाना चाह रहे हैं? चारों धाम। रजिस्ट्रेशन हुआ है? हाँ, रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। क्या कोई परेशानी हुई रजिस्ट्रेशन? नहीं, कोई परेशानी नहीं। रूल्स रेगुलेशन अच्छा है, तो सिस्टम है, तो सिस्टम में क्या परेशानी। पिछली बार की भीड़ को देखते हुए ऋषिकेश में 30, हरिद्वार में 20, हरबरपुर और विकासनगर में 15 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई सीमा नहीं है। संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है और जो भी तीर्थयात्री आएगा उसको दर्शन का लाभ दिया जाएगा। बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन जिसने करा लिया है एडवांस में, वो तो अपनी सुविधा से करा चुका है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में धाम से केवल 48 घंटे पहले ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस बार दावा किया जा रहा है कि भीड़ पर पूरी तरह काबू रखा जाएगा, लेकिन सरकार के दावों की हकीकत तो यात्रा के शुरू होने के बाद ही पता चलेगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।